135 करोड़ लोग अगर हम अपने देश के माने तो केवल 5 करोड़ लोग अगर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो क्या आप ये कहेंगे कि इनकम टैक्स ठीक नहीं है, बल्कि न्याय की दृष्टि से संपत्ति कर ही होना चाहिए? इस संबंध में आपका क्या कहना है? कि तो इनकम टैक्स जो सिस्टम है देश का, को जो लोग भी इनकम टैक्स देते हैं वो ईमानदारी से अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं। इस मामले में आदरणीय हमारे रोशन लाल जी कई बार कह चुके हैं कि इस देश के चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे न्यायालय के लोग हों, या और भी कोई बड़े उद्योगपति हों, या कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से इनकम टैक्स नहीं देता। दूसरी बात है, इनकम टैक्स जो है नौकरी पेशे वाले लोगों पर बगैर उनके आवश्यकता को समझे हुए उनके परिवार का काम जो है, आर्थिक जरूरत जितनी है उतना पूरा होता है या नहीं, वह बगैर जाने उनके ऊपर इनकम टैक्स थोपी जाती है, जिस कारण से वह आर्थिक अन्याय है, वह आर्थिक न्याय नहीं है। और संपत्ति कर तो इतना सुंदर ढंग से इन्होंने बताया है कि किसी की संपत्ति हम छीनने वाले भी नहीं। एक औसत संपत्ति जो होगी वो मैंने बताया ही कि जो आमदनी जो संपत्ति है उसका इवैल्यूएशन करने के बाद फिर उसमें आबादी से भाग देंगे तो जो निकलेगा धन वो औसत संपत्ति होगी। औसत संपत्ति तक तो किसी को नहीं लगेगा कर, उसके ऊपर जो खर्च करने के बाद भी जो पैसे बचते हैं, जिनको जो जिस ढंग से रहते हैं उनमें कहीं रुकावट नहीं है, उस पर भी बैंक इंटरेस्ट जो कुछ है वो क्लियर करना ठीक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा ही है जिससे उतने से ही इतने पैसे आते हैं जो वर्तमान बजट से कई गुना अधिक है। वर्तमान में जो कर आता है उसकी बात तो छोड़ दीजिए, कई गुना पैसे अधिक आते हैं जो हिसाब लगाकर दिखाया गया कि संपत्ति कर के बाद 10,000 रुपये महीने हर व्यक्ति को दिया जा सकता है। अब बात रही संपत्ति छिपाने की बात, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है कि कोई आदमी हर साल अपना उसको संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। कि पहले आज भी जो इवैल्यूएशन लोग कर रहे हैं, जो ब्यौरा दे रहे हैं सरकार को, वह तो पूरी तरह से कई वर्षों पूर्व का और आज की महंगाई जो है उस हिसाब से कई गुने का फर्क। उनको ईमानदारी से अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उसमें प्रावधान भी रखा गया है कि अगर गलत ब्यौरा देंगे तो उससे 20% अधिक देने के बाद वह आदमी उसका संपत्ति खरीद सकता है। मतलब बहुत स्पष्टता के साथ जो है इसकी व्याख्या की गई है। इसलिए हमें लगता है कि ये अन्य जो कर है उसकी आवश्यकता भी नहीं रहेगी, मात्र संपत्ति कर से जो उसमें। लेकिन और सही कई सवाल हैं जो आज उसके कारण बेरहमी बढ़ी है, हमारी संस्कृति देश की रही है। उसमें तो सबसे पहला संवेदनशीलता विषय था, गांधी जी भी हर काम में पूछते थे इससे अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ है। लेकिन आज जो वर्तमान में दुनिया में जो आर्थिक दौर है, इस स्थिति में 10,000 रुपया महीना अगर हर व्यक्ति को मिलता है। मैं अपने मित्र लाल बाबू से पूछना चाहता हूं कि इनकम टैक्स तो हमारे यहाँ है जी, इसके अलावा जीएसटी भी है जी, और इसमें शराब और पेट्रोल आदि कुछ वस्तुएं तो ऐसी हैं जी, जो इनसे भी बाहर रखी गई हैं। जी, इसके अलावा बहुत सी वस्तुएं हमको बाहर से खरीदनी पड़ती हैं और अपने भुगतान संतुलन को ठीक रखने के लिए हमको बहुत सी चीजें निर्यात भी करनी पड़ती हैं।
तो भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतने सब टैक्स होने के बावजूद भी संपत्ति कर तो होना ही चाहिए, जबकि संपत्ति कर पूरी दुनिया के 5-7 देशों में बड़ी मुश्किल से बचा है। पहले तो सारे देशों में संपत्ति कर लगता था, लेकिन जो मुट्ठी भर अमीर लोग हैं वे तो बिल्कुल नहीं चाहते कि संपत्ति कर लगे। उनको आयकर लगाने में कोई परेशानी नहीं है, जीएसटी और दूसरे कर लगाने में भी कोई परेशानी नहीं है, उनको तो संपत्ति कर से ही परेशानी होती है। तो आप उनकी परेशानी को क्यों नहीं देखना चाहते? जी, ये सवाल तो गंभीर है सर। जिनके पास जो संपत्ति है, आज कोई लाखपति है तो चाहता है हम करोड़पति ही रहे, वो कभी नहीं चाहता है कि इस पर वो संपत्ति कर लगे। इसलिए अभी जो जितने भी टैक्स प्रणाली है उसी में वो अपना इधर उधर करके, उतना हमारे पास इसका वो गहन अध्ययन नहीं है सर। तो इसके बारे में हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस पर आपका क्या विचार है सर? मैं अपने दोनों मित्रों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं, और इन्होंने भी विषय को जितनी गंभीरता से गहराई से समझने की चेष्टा की है उसके लिए आप लोगों को भी इनकी विचारशीलता पर अवश्य प्रसन्नता होनी चाहिए। लाल बाबू राय ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रकार से हर आदमी स्वार्थी होता है और वह कभी नहीं चाहता कि उसके पास संपत्ति घटे, बाकी लोगों पर उसका चाहे जितना दुष्प्रभाव हो, अगर इस बात का सत्यापन हम करें, उसकी गहराई को देखें, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समाज के जो मुट्ठी भर अत्यंत संपन्न लोग हैं, जिनके पास बेशुमार दौलत है, वे अपने दौलत के ऊपर कर नहीं चाहते, क्योंकि उनकी दौलत रहेगी तो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी, और एक बार जो बेशुमार दौलत का मालिक बन गया है वह चाहे जितना उपभोग करता रहे उसकी दौलत नहीं घटेगी। कारण तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि एक बार यदि एक सीमा से अधिक संपत्ति किसी के पास इकट्ठी हो जाती है तो फिर उस दौलत के द्वारा जो दौलत पैदा होती है उसका मुकाबला मेहनत के बल पर कभी नहीं किया जा सकता। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने येन केन प्रकारे 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली है। वह संपत्ति खेत खलिहान के रूप में हो, विशाल भवन के रूप में हो, विशाल आकार के उद्योग व्यापार के रूप में हो, या वह नकद पूंजी के रूप में बैंक में जमा कर दी जाए, तो उस पूंजी के बल पर हर जगह भारी आय होने लगती है। अगर उसके पास खेती है तो स्वाभाविक है हजारों एकड़ हो सकती है, और उस हजारों एकड़ भूमि पर अनेक लोग काम करते हैं और उनकी आजीविका भी मिलती है। लेकिन अगर सारे नौकरों चाकरों और व्यवस्था पर होने वाले व्यय को काटा जाए, देखा जाए, तो कोई भी मालिक अपने खेतों पर उतने ही मजदूरों को लगाएगा जिससे उसे लाभ ज्यादा मिलेगा। यानी
अगर वह 300 रुपए की मेहनत करता है तो अकेले मालिक के खाते में मान लीजिए 100 रुपया जाए और 200 रुपया मजदूर के खाते में जाए, तो वह स्पष्ट रूप से अपनी पूरी मेहनत का लाभ नहीं मिलता, नहीं पाता वह। और उसका 1/3 मतलब 100 रुपए जैसे मैंने कहा, वह संपत्ति के मालिक के पास बच जाता है। यही बात उद्योग की है, व्यापार की है, और यहां तक कि बैंक में जो संपत्ति जमा करके ब्याज की प्राप्ति होती है, कहीं पर भी इस नियम का उल्लंघन नहीं होता। अर्थात जो पूंजी बचती है, केवल उसके रहने मात्र से ब्याज के रूप में उसे जो लाभ मिलता है, वह कहीं पर भी उससे वंचित नहीं होता। और इसलिए बाकी उद्योग, व्यापार, सेवा का कोई भी क्षेत्र आप अपना लें, आपको घाटा हो सकता है, लेकिन अगर आज की व्यवस्था ब्याज के रूप में उसको मिलने वाले लाभ को सुरक्षित रखने की गारंटी देती है, तो फिर सबसे ज्यादा सुरक्षित संपत्ति का वह मालिक होता है। इसलिए जो अमीर हैं उन्हें यह लगता है कि अगर उनकी संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया गया तो फिर वे असुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन दूसरा कोई कर लगाया गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और नहीं तो बैंक में वो अपनी संपत्ति रख देंगे और ब्याज का लाभ तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बाकी समाज की स्थिति दूसरी है। जब हम संपत्ति कर को छोड़कर दूसरा कोई भी कर लगाते हैं तो वह न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। जैसे जीएसटी की बात है, जीएसटी उपभोग की सारी वस्तुओं पर लगता है, और यदि उपभोग की सारी वस्तुओं पर जीएसटी लगता है तो फिर उसका बोझ किस पर पड़ता है? तो बोझ उपभोग करने वालों पर पड़ता है। कर लग जाने से हर वस्तु महंगी होती है। महंगी होने का मतलब लोगों के जीवन और दूसरी जो आवश्यकताएं हैं उनमें उनकी पूर्ति में कमी आती है। इसलिए मैं मानता हूं कि समाज में जीएसटी का लगना यह न्याय की दृष्टि से बिल्कुल गलत है, और अर्थव्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें उपभोग की किसी भी वस्तु पर कोई कर न लगे, ताकि अर्थव्यवस्था द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दामों में वस्तु मिले, कहीं पर भी उसे परेशानी न पैदा हो और टैक्स उसके ऊपर लगे ही नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि उपभोग की किसी भी वस्तु पर लगाया जाने वाला थोड़ा सा कर वह समाज के लिए दुखदायी होता है, और न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरने के कारण वह अन्यायपूर्ण भी होता है। यही स्थिति आप इनकम टैक्स के बारे में भी कह सकते हैं। इनकम टैक्स यानी को किसी व्यक्ति ने जो कमाया उस पर टैक्स। मुझे यह समझ में नहीं आता कि एक व्यक्ति ने जो कुछ कमाया क्या वो टैक्स देने के लिए कमाया है या उसकी प्राथमिकता कोई दूसरी है। मैं जहां तक सोचता हूं, मानव मनोविज्ञान की दृष्टि से भी कोई व्यक्ति कमाने के लिए भारी परिश्रम करता है, खतरे उठाता है, अनेक तरह की परेशानियां भी झेलता है, तो उसका मकसद क्या टैक्स देना है? मैं कहूंगा कतई नहीं। उसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना है,
ताकि उसकी इच्छाएं पूरी हो, अधिक से अधिक पूरी हो और उससे उसे सुख मिले। लेकिन इनकम टैक्स इस बात का विचार भी नहीं करता। क्या किसी व्यक्ति को उपभोग करने से पहले सरकार द्वारा इनकम टैक्स मांगना यह अनुचित है कि नहीं, यह अन्यायपूर्ण है कि नहीं, यह बेईमानी है कि नहीं? हां, अगर सरकार पहले उसको कमाने की पूरी छूट दे और फिर खाने की पूरी छूट दे, कम से कम उसे अपने कमाए धन से संतुष्ट तो होने दे। लेकिन सरकार उसका इंतजार नहीं करती। जो बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं उसके बारे में नहीं सोचते। उन्हें तो बस उपभोक्ता की गर्दन चाहिए कि तुम खाने कमाने की बात ठीक है, खाने की बात बाद में सोचो, पहले बताओ तुमने कितना कमाया। अब उसने कमाने के लिए क्या खर्च करना पड़ा इसका हिसाब उसने नहीं पूछा। अरे भाई, कमाने के लिए उसे खाना भी पड़ेगा और खाना पड़ेगा तो फिर उसके शुद्ध लाभ में उसे शामिल होना चाहिए कि नहीं? अब किसी ने क्या कमाया ये तो सरकार ने कुरेद कर पूछ लिया, लेकिन उस दौरान उसने क्या खाया यह नहीं पूछा। हो सकता साल भर वह कमा कम पाया हो और खा ज्यादा गया हो सकता है किसी विपरीत स्थिति के कारण उसका खर्च ज्यादा हो गया हो। इन सारी बातों को जाने समझे बिना सरकार शिकंजा लेकर आ जाती है, बताओ कितना कमाया। अरे भाई, कितना कमाया उसके साथ ये भी पूछ लो कितना खा गए, तो फिर जो बचेगा उसके ऊपर सरकार कुछ मांगे तो बात ठीक लगती है, न्यायपूर्ण लगती है। फिर व्यक्ति से ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जब सरकार उस ईमानदारी को छोड़कर गला पकड़ करके पूछती है पहले इनकम बताओ, अरे मैं कह रहा हूं भैया लाभ बताओ, ये बात तो ठीक है। यानी तुमने कमाया, तुमने खा भी लिया और जो कुछ बचा हो उसके बारे में बात करो। हमारे आय कर और संपत्ति कर में यही बहुत बड़ा अंतर है। संपत्ति वास्तव में कमाने के बाद और अपनी आवश्यकता के अनुसार खर्च करने के बाद बचा हुआ धन होती है। तो यह न्यायपूर्ण है कि नहीं? यह पूरी तरह नैतिकता की दृष्टि से सही बात है कि नहीं? तो आपको भी महसूस होगा कि इनकम टैक्स अन्याय है, यह समाज का शोषण है, जबकि संपत्ति उस उपभोग के बाद बचा हुआ धन होती है। इसलिए न्याय और नैतिकता की दृष्टि से संपत्ति कर बिल्कुल ठीक है और इनकम टैक्स पूरी तरह गलत है। इसके साथ साथ आयकर और संपत्ति कर में एक और बहुत बड़ा अंतर होता है। हम यह जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से चालाक होता है, वह सच्चाई नहीं बताना चाहता क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है कि उसे टैक्स कम से कम देना पड़े। इसलिए जब उसे इनकम टैक्स की बात बतानी होती है तो किसके द्वारा पता चलता है? उसे अपनी आय बताने के लिए लंबी चौड़ी फेहरिस्त देनी पड़ती है। वह क्या काम करता था, उसने क्या क्या स्पीच किया, उसके परिवार के किसी सदस्य ने और क्या क्या किया, उसने छिपाया तो नहीं। लेकिन अब छिपाने के लिए उसे प्रमाण क्या चाहिए? तो प्रमाण चाहिए कुछ दस्तावेज, कुछ बिल वाउचर, कुछ बही खाते। उसके आधार पर सरकार देखेगी कि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। लेकिन वह यह भूल जाती है ये सारे साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए
झूठे साक्ष्य आराम से बनवाए जा सकते हैं। और आज तो उसकी भी एक प्रणाली विकसित हो गई है और बची खुची कसर सरकार ने पूरी कर दी है। आप जानते होंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आज एक नई महत्वपूर्ण पोस्ट हो गई है, बहुत बड़ी डिग्री मानी जा रही है। अब कोई भी व्यक्ति अगर इनकम टैक्स का विवरण देगा तो वह चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, उसमें कुछ देखने ताकने के बाद सलाह देता है। देखो, आपने जो पेपर मुझे दिए हैं उसके अनुसार तो आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार लगा सकती है, लेकिन अगर मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करूं तो आपको केवल 5 लाख रुपए ही टैक्स के रूप में लगेंगे। और स्वाभाविक है, अगर 1 करोड़ टैक्स लगने की बजाय 5 लाख रुपए में उसका छुटकारा होता है तो वह इससे अच्छी बात क्या बनेगा। और यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है, देखो भाई, मैं 95 लाख आपके बता रहा हूं, आप उसमें से कितना मुझे देने के लिए तैयार हैं बताइए, और नहीं तो मैं ऐसा काम क्यों करूं। और वह बिना हिचक के या एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दबाव देने पर अगर उसे 15 लाख रुपए चार्टर्ड अकाउंटेंट को देने पड़े तो वह झट तैयार हो जाएगा। और यही स्थिति सब जगह है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ नहीं करता, सरकार की इनकम टैक्स की जो अवधारणा है उसमें कुछ आंकड़ों को इधर से उधर करता है। तो ये फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं। लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो फर्जीवाड़ा विशेषज्ञ कहता हूं, मानता हूं, लेकिन उसे अपराधी नहीं कहूंगा, बल्कि इनकम टैक्स की जो पूरी प्रणाली की संरचना करते हैं और उसमें नित नए फेरबदल करते रहते हैं, वे असली अपराधी हैं। वे धोखा देने वाली प्रणाली क्यों बनाते हैं? अगर वे धोखा देने वाले प्रावधान रखे ही नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट धोखा कैसे देंगे? इसलिए यह देश की जनता के साथ या पूरे समाज के साथ जानबूझकर रचा गया धोखा है। लेकिन संपत्ति कर इन बातों से मुक्त होगा। हम कहते हैं कि आपको कमाने की छूट, आपको खाने की भी छूट, कोई रोक टोक नहीं। आप केवल बचा हुआ धन हमको बता दीजिए जिसे हम संपत्ति कहते हैं, यानी हमको कोई दस्तावेज नहीं चाहिए। अब जो बचा हुआ धन है उसका अपना भौतिक अस्तित्व होता है, उसका कागजों से नहीं प्रत्यक्ष आंखों के सामने सत्यापन किया जा सकता है। लेकिन आंखों के सामने किया जाने वाले सत्यापन न तो जीएसटी में और न ही इनकम टैक्स में यह सुविधा नहीं है, क्योंकि जो आया था वो भी और जो खा लिया गया वो तो समाप्त हो गया। कम बताया कि ज्यादा बताया, इसका प्रमाण कहां बचेगा। इसलिए वहां पर भी धोखा, यानी कमाने में भी धोखा और खर्च करने में भी धोखा। लेकिन जब उसका भौतिक सत्यापन होगा तो उनकी यह झूठ समाज से छिप नहीं पाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, वर्तमान व्यवस्था वहां पर भी समाज के साथ धोखा करती है, क्योंकि वह संपत्ति की गोपनीयता, इसका नया कानून लेकर आ जाती है। न कमाने की, संपत्ति रखने की कोई सीमा है और न समाज को बताने की कोई आवश्यकता है। बस झूठ बोलो और समाज के उसको धोखा दो। सारा काम
संपत्ति की गोपनीयता का कानून कर लेगा। तो इसी कारण आज समाज की झोली खाली रहती है, पूरी आम जनता लगातार गरीब होती जाती है, लेकिन जो मुट्ठी भर लोग हैं वे सारी कमाई को छिपा लेते हैं और समाज को धोखा देते हैं, और उसका परिणाम भीषण आर्थिक असमानता होता है। सबसे बड़ा अन्याय बंधुओं यही है, और इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे संविधान में व्यक्ति के न्यायपूर्ण अधिकार को परिभाषित किया जाना चाहिए। सीमाहीन संपत्ति का अधिकार किसी भी व्यक्ति को देना यह पूरे समाज के साथ धोखा करना है। खासकर जो सीधे साधे लोग हैं, जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जो छल कपट जानते ही नहीं, उनके साथ धोखा करना है, क्योंकि उन्हें गोपनीयता और पारदर्शिता का अंतर भी नहीं मालूम। लेकिन सरकार उनकी इस अनजान स्थिति का बहुत अनुचित लाभ उठाती है, और इसीलिए ये जो जीएसटी की अवधारणा है, यह जो इनकम टैक्स की अवधारणा है, यह समाज के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं करती, और उसी कारण आज मुट्ठी भर लोग अति संपन्नता और उदंडता का विलासितापूर्ण जीवन तो जीते ही हैं, बल्कि समाज के अन्य सीधे सरल 99.9% लोगों को झूठ बोलते हैं, धोखे में रखते हैं, नए नए फ्रेम बनाकर उनको अत्यंत अभाव और दुर्दशा का जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। और इसीलिए हम पूरी मानवता की दृष्टि से निष्पक्ष होकर यह कहना चाहते हैं कि जब तक समाज में औसत संपत्ति अधिकार को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं माना जाएगा, और औसत से ज्यादा संपत्ति के लिए उसे समाज का कर्जदार नहीं माना जाएगा, तब तक संपत्ति की यह स्वार्थ की लालसा, इसके ऊपर समाज कभी नियंत्रण नहीं कर पाएगा। और यदि हमने एक व्यक्ति के लिए अमीरी रेखा नहीं बनाई, तो फिर हर व्यक्ति संपत्ति को लेकर अंतिम समय तक सबका शोषण करता रहेगा और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगेगा। इसलिए अमीरी रेखा भी बननी चाहिए, संपत्ति की पारदर्शिता का कानून बनना चाहिए, और सारे टैक्स हटाकर केवल अमीरी रेखा से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारा मानना है कि औसत से अधिक संपत्ति के लिए हर व्यक्ति समाज का कर्जदार होता है, और उस संपत्ति के कारण ब्याज के रूप में वह जितना धन बिना मेहनत के दूसरों का शोषण करके प्राप्त करता है, उतना ही धन उससे टैक्स के रूप में लिया जाना चाहिए, और उसी टैक्स के रूप में प्राप्त होने वाले धन से बजट बनाया जाना चाहिए, और बजट की राशि यह हमारे मित्रों ने पहले ही बता दिया है कि कई गुनी होगी। तो फिर जो शुद्ध लाभ बचेगा वह बिना किसी भेदभाव के सब लोगों में बराबर वितरित करते रहना चाहिए। इससे समाज का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा। यह अमीरों के साथ भी किसी प्रकार का अन्याय नहीं है। हम इससे पूर्व के जो विचारवान लोग रहे हैं उनकी आलोचना में विश्वास नहीं रखते।
आप उन्हें समझिए कि जो लोग संपत्ति को छीनने में विश्वास रखते हैं वह किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रख सकता, लेकिन औसत से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाने से वास्तव में उस अत्यंत संपन्न व्यक्ति के का भी कोई नुकसान नहीं होता। और जब लाभ सब लोगों में वितरित होता है तो एक दूसरे के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम है, आत्मीयता है और पारदर्शिता के कारण जो संदेह का निवारण होता है, उसके कारण सब लोगों के बीच वास्तविक आत्मीयता और प्रेम की में वृद्धि होगी। किसी भी संपन्न व्यक्ति के मन में गरीबों के प्रति वास्तविक संवेदना जागृत होगी और गरीबों के मन में भी अति संपन्न लोगों के प्रति किसी प्रकार की शत्रुता नहीं होगी। उनके मन में कोई उद्वेग, कोई आक्रोश वो नहीं आएगा और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सुखी जीवन जी सकेंगे। कोई किसी का विरोधी, कोई किसी का शत्रु नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि सामाजिक व्यवस्था इसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और इसी उद्देश्य में यदि हमारी सामाजिक व्यवस्था सफल होती है तो हम सब लोग उससे पूरी तरह सुखी महसूस करेंगे, संतुष्ट महसूस करेंगे।